Why should I care? In his own words, वॉरेन बफेट्स टिप्स ऑन हाउ टू ट्रेड। क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी तो अच्छी है, बस मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं? शायद ही कभी। हर इंसान की चाहत होती है कि वो जितना हो सके उतना पैसा कम से कम मेहनत में कमा ले। और दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट में अमीर बनने को बहुत आसान बना दिया है। ये एक बहुत ही सरल विचार लगता है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। हालांकि जैसा कि उम्मीद की जाती है, शेयर मार्केट में अमीर बनना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सौभाग्य से बफेट ने हमें कुछ संकेत छोड़े हैं। उन्होंने 1956 में बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू करते समय अपने पार्टनर को रिपोर्ट्स बनानी शुरू की। इन रिपोर्ट्स में वे अपने बाजार के विचारों, भविष्य की अपेक्षाओं और अपने पैसे निवेश करने के तरीकों के बारे में बात करते थे। शेयर बाजार में खेलना अभी भी आसान नहीं है, लेकिन आपको शेयरों में करियर शुरू करने के लिए बस बफेट की सलाह की जरूरत है, जो 14 सालों की आसानी से पढ़ने योग्य और मजेदार पत्रों में फैली हुई है। कौन जानता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप मेहनत से लगे रहे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे, फ्रांस ने मोनालिसा खरीदते समय अच्छा वित्तीय निर्णय नहीं लिया। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली आर्बिट्राज डील बिना जाने ही कर ली थी, और धैर्य सभी निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। लेसन: डोंट रश। इंस्टेड ऑफ वाइल्ड गैम्बलिंग, केयरफुल स्पेंडिंग इज मोर लाइकली टू मेक मनी। वॉल स्ट्रीट वाले हमें एक आसान नियम नहीं बताना चाहते। वॉरेन बफेट ने एक राज रखते हुए $88.90 बिलियन की दौलत बनाई है। क्या आप तैयार हैं? याद रखें कि इंतजार करें, यही मुख्य बिंदु है। जंगली सट्टेबाजी के बजाय सावधानी पूर्वक खर्च करना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। निवेश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक पेच है। ज्यादातर समय लोग सट्टेबाजी और व्यवसाय में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। सट्टेबाज हर समय स्टॉक्स खरीदते और बेचते रहते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, भले ही बाजार में हर समय बदलाव होता रहता है। दूसरी ओर निवेशक व्यवसायों को उनके मूल्य का सावधानी पूर्वक आकलन करने के बाद खरीदते हैं। इसके बाद वे इंतजार करते हैं। मशहूर अरबपति वॉरेन बफेट अपने पैसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं। वे न्यूयॉर्क में बिजनेस स्कूल गए थे, लेकिन वे मिडवेस्ट से हैं। उनके पत्र और सामान्य वित्तीय सिद्धांत उनके सुव्यवस्थित और सीधी शैली के लिए जाने जाते हैं। बफेट ने अपने गुरु बेन ग्राहम की तरह सोचा कि ज्यादातर वित्तीय संपत्तियों जैसे स्टॉक्स की कीमतें अंततः उनके वास्तविक मूल्य पर आ जाएंगी। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक व्यवसाय का बहुत छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। स्टॉक की कीमत समय के साथ बदलती रहती है ताकि यह दिखा सके कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। अगर कोई व्यवसाय बहुत सारा पैसा कमाता है तो उसके शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा घटना हो या ऐसा कुछ हो जिससे व्यवसाय का मूल्य कम हो जाए तो शेयर की कीमत गिर जाती है। ऐसे समय होते हैं जब स्टॉक की कीमत वास्तव में व्यवसाय के मूल्य को नहीं दिखाती। जब निवेशक उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो उनके वास्तविक मूल्य से कम पर बिक रही होती है और फिर बाजार के सुधार की प्रतीक्षा करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से पैसा कमाते हैं। बाजार कब कार्य करेगा इस पर चिंता न करें, इसके बजाय इस पर विचार करें कि इसे क्या करना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि बाजार की कीमत अंततः व्यवसाय के वास्तविक मूल्य से मेल खाएगी, तो आप पैसे कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको केवल इसलिए बेचने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि बाजार गिर रहा है। लंबे समय में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में निवेश समय के साथ ब्याज पर ब्याज कमाते हैं। लाभ को बार बार पुनर्निवेश करने की प्रक्रिया, ताकि हर नया सेंट अपना खुद का रिटर्न बनाना शुरू कर दे, को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। खुद आइंस्टीन ने कहा था कि जो लोग इसे समझते हैं वे इसे कमाते हैं और जो नहीं समझते वे इसे चुकाते हैं। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। फ्रेंच सरकार द्वारा मोनालिसा की खरीद बफेट की पसंदीदा कहानी है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी शक्तिशाली हो सकती है। 1540 में राजा फ्रांसिस प्रथम ने इस चित्र को आज के $20,000 के करीब कीमत में खरीदा था। उन्हें यह पैसा 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करना चाहिए था। 1964 तक फ्रांस के पास $1 क्वाड्रिलियन होते। अब तक आप खरीदने की शक्ति के बारे में यकीन कर चुके होंगे। अब आप जानेंगे कि अपनी खुद की व्यवसाय शैली कैसे बनाएं। लेसन: All investors who do well have one thing in common. They have to measure everything all the time.
वॉरेन बफेट हमेशा से आत्मविश्वासी निवेशक रहे हैं। जब वे एक युवा फंड मैनेजर थे और उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, तब भी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो न्यूयॉर्क के मशहूर स्टॉक इंडेक्स हैं, उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। उनका एकमात्र काम था अपने पैसे को बाजार से तेजी से बढ़ाना। यह जितना सरल दिखता था उतना आसान नहीं था। मुख्य बिंदु यह है कि सभी सफल मालिक एक काम करते हैं, वे हर समय हर चीज का माप करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी तनाव महसूस किया है, चाहे वह बड़े वीकेंड के बाद अपने बैंक बैलेंस को देखकर हो या वजन कम करने की कोशिश के दौरान। कई लोग असफलता के तनाव को संभाल नहीं पाते। फिर भी अगर आप वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी चिंताओं को दूर करना होगा। एक व्यापारी के रूप में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप सावधानी पूर्वक मापें, विश्लेषण करें और ठंडे दिमाग से काम करें, भले ही चीजें गलत हो जाएं। अब वक्त है बफेट की तरह सीधी बात करने का। ज्यादातर लोग इतने समझदार खरीदार नहीं होते कि बाजार को मात दे सकें। यह एक कठिन सच्चाई है। बफेट के लिए सालाना 7% से अधिक का लाभ प्राप्त करना एक बड़ी बात थी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के जादू के कारण आपको बहुत सारा पैसा कमाने का मौका पाने के लिए केवल बाजार से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। यह जानना कि क्या मापना है और इसे सही तरीके से करना है। तो आपको सब कुछ कैसे मापना है? हर दिन आपको अपनी वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे पिछले समय की तुलना में कैसे कर रहे हैं। जब चीजें गलत हों तब भी आपको धैर्य रखना चाहिए। इसके लिए मेहनत, समर्पण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। संक्षेप में आपको यह जानना चाहिए कि कब अपने कार्ड को रखना है और कब छोड़ना है। आप केवल अपने परिणामों की तुलना अपने पिछले प्रदर्शन से नहीं कर रहे हैं। बाजार को भी हर साल के प्रदर्शन के लिए मापदंड के रूप में उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर बाजार गिरता है और आप थोड़े कम गिरते हैं तो यह भी एक जीत है। यहां एक अच्छी खबर भी है। जब बफेट युवा थे तो बाजार से आगे बढ़ना बहुत कठिन था। अब यह इंडेक्स फंड्स की वजह से आसान हो गया है। इंडेक्स फंड्स की शुरुआत 1975 में हुई थी और ये एक ही स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करने वाली विभिन्न कंपनियों के शेयर रखते हैं। दूसरे शब्दों में, उनके मुनाफे बाजार के लाभ और हानि के समान होते हैं। बफेट कहते हैं, औसत खरीदें अगर आपके पास अपनी वित्तीय स्थिति में समय या ऊर्जा नहीं है। अन्यथा अपने आप को बार बार परखना ही यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कैसे कर रहे हैं। लेसन: Buffett calls companies that are cheap generals and young investors should focus on buying shares in those companies. आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल बनाना शुरू कर सकते हैं जब आप चीजों को मापना सीख लें। याद रखें कि हर निवेश अलग होता है। आपके निवेश का तरीका आपके व्यक्तित्व, आपके लक्ष्य, आपकी वित्तीय स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण, आपके ज्ञान को दर्शाना चाहिए। यही कारण है कि अगर आपके पास एक अल्पाका फार्म है तो आपको कंप्यूटर चिप्स से अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और भी अच्छी खबर है, अगर आप एक नए निवेशक हैं और आपके पास कम पैसे हैं तो आपके पास बड़े फंड्स को संभालने वाले निवेशकों पर बढ़त है। बड़े प्रतिशत लाभ के लिए आप अपने पैसे को छोटे व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट पर नहीं है। जब आप ज्यादा पैसे के साथ बड़े सौदे कर रहे होते हैं तो ज्यादा बड़े लाभ की आवश्यकता होती है। 1956 में जब वॉरेन बफेट ने अपना फंड शुरू किया तो उनके पास खर्च करने के लिए थोड़ा सा $100,000 से अधिक था। 1960 तक उनका फंड $1,900,000 तक बढ़ गया। उन्होंने कहा कि उनका छोटे, ज्यादा प्रभावशाली न लगने वाले निवेशों पर ध्यान देना ही उन्हें इतनी अद्भुत रिटर्न दर देने वाला कारण था। मुख्य बिंदु यह है कि युवा खरीदारों को सस्ते स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, जिसे बफेट जनरल्स कहते हैं। धैर्यवान होने के साथ साथ बफेट की सबसे अच्छी गुणवत्ता एक निवेशक के रूप में यह है कि वे एक कंपनी का मूल्यांकन करने में सक्षम हैं। शुरुआत में उन्हें जनरल्स खरीदना पसंद था क्योंकि उनके शब्दों में वे वंडरफुल प्राइस पर सामान्य व्यवसाय थे। जब कंपनियों की कीमत बाजार में उनके वास्तविक मूल्य से कम होती है तो इसका मतलब है कि वे बहुत अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर बफेट का इंतजार सफल हुआ। उन्होंने जिन जनरल्स को खरीदा उनमें से कई को लंबे समय तक रखा। इसके अलावा बफेट को उन कंपनियों में स्टॉक खरीदना पसंद था जो मृत, यानी कारोबार से बाहर हो जाने पर अधिक मूल्यवान होती थीं, बजाय जब वे जीवित होती थीं। अगर व्यवसाय असफल होना शुरू करता तो वे इसे बिना पैसे गंवाए बंद कर सकते थे। इस प्रकार के व्यवसाय को
नेट कहा जाता है। बहुत सस्ते स्टॉक्स और नेट्स बहुत रोमांचक नहीं होते। वास्तव में बफेट ने उन्हें अपने सिगार बट्स कहा। बफेट ने निवेशक के रूप में अपने 12 वर्षों को पीछे मुड़कर देखा और पाया कि इस प्रकार के निवेश ने औसत रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। जैसे जैसे बफेट की संपत्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके विचार भी बदलते गए। उन्होंने केवल स्टॉक्स की सस्ताई को देखना बंद किया और व्यापार की गुणवत्ता और उसकी निरंतर मुनाफा कमाने की क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे निवेश में बेहतर होते गए, उन्होंने अच्छे दामों पर अच्छे व्यवसाय खरीदने से लेकर सामान्य दामों पर महान व्यवसाय खरीदने का रुख अपना लिया। जैसे जैसे आप एक निवेशक के रूप में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, हो सकता है कि आप अपने व्यवसायों में से एक को चलाने में भाग लेना चाहें। बफेट शायद आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे, लेकिन आपको कुछ और विचारों की आवश्यकता होगी। आगे हम और अधिक जानेंगे। लेसन: When you trade in places you know well, taking on more risk can lead to even bigger rewards. जब वॉरेन बफेट छोटे थे तो वे अपने दादाजी की दुकान पर जाते और 25 सेंट में कोका कोला का एक 6 पैक खरीदते। इसके बाद वे हर बोतल को एक दोस्त को एक निकेल 5 सेंट में बेचते। वे एक जोखिम ले रहे थे, क्योंकि अगर उस दिन पड़ोस के बच्चे प्यासे नहीं होते तो उनके पास अतिरिक्त बोतलें रह जाती जिन्हें वे नहीं बेच पाते। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चलता तो उन्हें हर 6 पैक पर 20% का लाभ मिलता। आपके अच्छे से जानने वाले बाजारों में ज्यादा जोखिम उठाने से और भी बड़े इनाम मिल सकते हैं। यही मुख्य बिंदु है। 25 सेंट के कोका कोला सौदे के साथ बफेट ने अपनी पहली आर्बिट्राज डील की, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं था। वे इस तथ्य से पैसे कमा रहे थे कि उनकी कोका कोला की कीमत दुकान में बच्चों की तुलना में अधिक थी। आप आर्बिट्राज के साथ यह शर्त लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि एक कंपनी का मूल्य जल्द ही क्या होगा। आर्बिट्राज की शर्तें आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए आपको व्यवसायों और उनके ग्राहकों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। अगर वह वस्तु एक व्यवसाय का हिस्सा है तो इसे मर्जर आर्बिट्राज कहा जाता है। जब बफेट एक शुरुआती निवेशक थे तो मर्जर आर्ब्स उनमें से एक था जो उन्होंने सबसे अच्छा किया। जब उन्होंने एक कंपनी में शेयर खरीदे तो उन्होंने यह शर्त लगाई कि यह किसी अन्य व्यवसाय के साथ जुड़ने के बाद अधिक मूल्यवान हो जाएगा। मर्जर्स पर पैसे कमाने की कोशिश करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ा जोखिम भी होता है। यही मुख्य कारण है कि आर्बिट्राज ज्यादातर निवेशकों के लिए कठिन है। अगर सौदा आपके विशेषज्ञता के क्षेत्र में नहीं है और आप इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, तो शायद आपको इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अनुभवी निवेशक जो मर्जर आर्ब्स से नहीं निपटना चाहते, वे अपने नियंत्रण की आवश्यकता को कंट्रोल्स के साथ पूरा कर सकते हैं, जो एक बेहतरीन नाम है। यह तब होता है जब आप एक सार्वजनिक कंपनी का पर्याप्त बड़ा हिस्सा खरीदते हैं ताकि आप इसे कैसे चलाया जाए इस पर प्रभाव डाल सकें। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह का सौदा व्यवसाय मालिकों और नए बोर्ड सदस्यों के बीच तनावपूर्ण तर्कों का कारण बन सकता है, जो चीजों को चलाने के तरीके में बड़े बदलाव चाहते हैं। अपने करियर की शुरुआत में बफेट को इन सौदों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उनका मानना था कि वे कंपनी को बचा रहे हैं, बर्बादी को खत्म करके। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, बफेट ने कंट्रोल्स में सक्रिय रहना छोड़ दिया, जो कि लोगों को निकालने या बर्खास्त करने पर गड़बड़ी और असहजता पैदा कर सकता था। उनके निवेश के मुख्य विचार नहीं बदले हैं। हालांकि आगे हम जानेंगे कि उनके स्थिर हाथ ने उनकी बड़ी व्यावसायिक सफलता में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाई है। लेसन: द मार्केट में फोर्स यू टू चेंज हाउ यू डू थिंग्स, बट योर कोर बिलीफ्स शुड ऑलवेज बी द सेम। स्मार्ट होना यह है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप भी करें। सुरक्षित रहने के लिए जब आप कुछ नहीं देख सकते तो सभी के साथ भाग जाना बेहतर होता है। कुछ चीजों के लिए यह अच्छा हो सकता है, लेकिन निवेश के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है। बहुमत औसत से बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका यही मतलब है। एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको भीड़ के विपरीत चलना सीखना होगा। निवेश की बात करें तो वॉरेन बफेट की शैली दिखाती है कि आपको केवल तभी पैसा लगाना चाहिए जब आपको पूरी तस्वीर और सबसे अच्छा कदम पता हो। हर अन्य स्थिति में आपको पास करना चाहिए, भले ही बाकी सभी अमीर बन रहे हों। आप अपने तरीकों को बाजार के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन आपके मुख्य मूल्य हमेशा एक जैसे रहने चाहिए। बफेट हमेशा से एक सावधान निवेशक रहे हैं।
जब उन्होंने 1956 में एक निवेशक के रूप में काम करना शुरू किया तो ज्यादातर लोग सोचते थे कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचा है, लेकिन स्टॉक्स ने खुद को सही नहीं किया, वे ऊपर ही बढ़ते रहे। बफेट ने न केवल अपनी योजना पर कायम रखा बल्कि अपने निवेश के तरीके में और भी सख्त हो गए। उन्हें पता था कि एक सुधार होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि कब। उसी समय अन्य बड़े नाम वाले निवेशक अमीर बन रहे थे। न्यूयॉर्क के लोग सट्टेबाजी में पहले से अधिक रुचि रखते थे, इसलिए जेरी साई ने एक नया प्रकार का व्यवसाय शुरू किया। बफेट ने एक तरीका अपनाया जबकि साई ने एक अलग तरीका अपनाया। वे जल्दी जल्दी स्टॉक्स खरीदते और बेचते थे। कुछ समय के लिए साई की योजना काम करती रही। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए बहुत पैसा कमाया, भले ही उनका फंड बाजार के साथ ऊपर नीचे होता रहा। हालांकि बफेट अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। 1966 में जब बाजार ने एक नया उच्चतम स्तर छुआ, बफेट ने आखिरकार कुछ किया। उन्होंने सभी को बताया कि वे नए पार्टनर नहीं ले रहे हैं और अपने प्रदर्शन के लक्ष्य को आधा कर दिया। फिर भी उनका फंड बहुत अच्छा करता रहा। वास्तव में 1968 उनका सबसे अच्छा साल था, जिसमें 58.8% रिटर्न मिला। लेकिन बफेट जानते थे कि कब हार माननी है। वे अपने पैसे को एक गिरते हुए बाजार में जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। साई ने भी अंततः समझ लिया कि उनका अंत निकट है। 1968 में उन्होंने अपने फंड को बेचा और वह सबसे अच्छा समय था। 1970 के दशक की शुरुआत में डाउ का सबसे बड़ा क्रैश हुआ था। चूंकि बफेट ने बाजार में कोई पैसा नहीं लगाया था, उनकी नेट वर्थ नहीं बदली। साई ने मुश्किल से हानि से बचाव किया, लेकिन उनके पार्टनर द्वारा निवेश किया गया 90% पैसा खो गया। हर किसी को अपनी मान्यताओं में बफेट जितना बहादुर बनने की कोशिश करनी चाहिए, न केवल व्यापारियों को। अपने विश्वासों को चुनें और जब मौका आए तो बड़ा दांव लगाएं। हारना लगभग असंभव है। इन कंक्लूजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बुक में कहा गया है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। एक्चुअली कोई भी कर सकता है, लेकिन यह तुरंत नहीं होगा, और यह तब नहीं होगा अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। आप भी एक ग्रेट इन्वेस्टर बन सकते हैं अगर आप बफेट की एडवाइस फॉलो करें। अपने पैसों को केयरफुली हैंडल करना, कंसिस्टेंट रहना और सबसे जरूरी पेशेंस रखना।